चलिएगा। आज की आपका जो क्लास है वो विशेष आपका क्लास रखा गया है प्योर आपका क्या चीज का, हिस्ट्री का। तो पहला इस बात को आप समझ लीजिए कि हिस्ट्री में ऐसे तो सिलेबस है जो आपका काम करेगा 1 to 5 में भी, ये तो काम करेगा ही पूर्ण रूप से। और जो छात्र खास करके हिस्ट्री जिनका 100 नंबर का पेपर होगा विषय में, वहाँ काम करेगा, आपको प्लस पॉइंट वो भी करेगा। और तीसरा काम जो करेगा वो 6 to 8 का वैकेंसी कितना आया है इससे हमको लेना देना नहीं है, जो भी आए, या 8 to 10 का जो भी वैकेंसी आपको मिला है, तो उसमें आपको सामाजिक विज्ञान में काम करेगा। यानी एक जगह पढ़िए और हर जगह आपका क्या करेगा, काम करेगा। सबसे बड़ी बात इसमें है कि बीपीएससी इस बार एग्जाम ले रही है, तो इसमें सबसे बड़ा बात है कि न लोअर लेवल का क्वेश्चन रहेगा और न ही आपका अपर लेवल का क्वेश्चन रहेगा, दोनों मीडियम में रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि जो अधिकारी रूप का क्वेश्चन रहता है वो देगा, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम लल्लीपॉप क्वेश्चन देगा। तो मीडियम में एकदम मिक्स रहेगा, और आप ध्यान पूर्वक उस सेक्शन को पढ़े और समझे, क्योंकि जीएस है, समझने पर बनेगा, रटने पर नहीं बनेगा। ये पहला दिमाग में बना लीजिए। तो आइए हम लोग इतिहास के पहलू से रूबरू होते हैं। बोर्डे का इसका स्ट्रक्चर है, हमारा अलग लग रहा है। ये वाला यह हालत है इसमें। तो आइए हम लोग रूबरू होते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहला हम लोग भाषण समझते हैं, क्या चीज के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। लिखे मत, समझिए ज्यादा। इतिहास जो है वो दो तरीकों से इतिहासकार ने बनाने का कोशिश किया है। एक तरीका जो है साक्ष्य के आधार पर इतिहास लाया है, और एक तरीका जो है कालखंड के आधार पर इतिहास लाया है। जैसे मैं एक व्यक्ति, और मान लिया कि मेरे बारे में अभी तत्काल में आया, तो आने के दौर में बहुत से विचार उत्पन्न हो जाते हैं। आदमी लंबा है, आदमी नाटा है, पतला है, दुबला है, सबका विचार अलग अलग पैदा होता है। ठीक उसी तरह से इतिहास लिखने में इतिहासकार का दो तरह के विचार पैदा हुए। एक इतिहास जो लिखा गया वो लिखा गया साक्ष्य के आधार पर, और एक इतिहास जो लिखा गया वह लिखा गया कालखंड के आधार पर। तो कालखंड के आधार पर यानी इतिहास कितने तरीके से लिखा गया, दो तरीके से। साक्ष्य का मतलब होता है जो खुदाई से प्राप्त हो जाए। जैसे, अब शांति से सुनिए, जैसे खुदाई से प्राप्त होगा कंकाल, खुदाई से प्राप्त होगा सिक्के, खुदाई से प्राप्त होगा मृदभांड यानी बर्तन, खुदाई से प्राप्त होगा अन्न अभिलेख, जैसे अशोक का अभिलेख मिला है बहुत से जगहों पर, तो वो भी खुदाई से प्राप्त होता है। तो खुदाई से प्राप्त होने की गतिविधि को कहा जाता है क्या चीज, साक्ष्य। और समय पर जब बंटवारा कर दे, जैसे डॉक्टर के पास जाइएगा तो 3 टाइम का दवा लिख देता है, सुबह दोपहर शाम खाइए। उसी तरह से इतिहास को भी क्या किया गया है, 3 खंडों में बांट दिया गया है। और समय के आधार पर जब बंटवारा करे इतिहास को, तो उसको बोला जाता है कालखंड। क्लियर है। वस्तु साक्ष्य के आधार पर मिले, खुदाई के आधार पर मिले तो वो कहलाया साक्ष्य, और वस्तु समय के आधार पर बंटवारा करे तो वो कहलाया क्या चीज, कालखंड। क्लियर है। अब बातों को और आगे समझने का कोशिश करिएगा। साक्ष्य के आधार पर भी इतिहासकार ने 3 भाग में इतिहास को रखा है, और कालखंड के भी आधार पर इतिहासकारों ने 3 भाग में रखा है। साक्ष्य के आधार पर इतिहास का पहला नाम लिखा है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं है, इस पर हम काम नहीं किए।
और ये जो है जो अथी होता है कि नहीं, हम लोग टेच इन्फिनिटिव पर काम करते हैं, ये हटता है, स्लाइड होता है ना करने से, ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा। तो पहला जो नाम रखा गया है उसका नाम रखा गया प्रागैतिहासिक काल। कौन काल? प्रागैतिहासिक काल। ये प्रागैतिहासिक काल किसके अनुसार से नाम दिया गया है? साक्ष्य के आधार पर। वैसा काल जिसमें मानव पढ़े लिखे नहीं थे। स्टार ये जैसे क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो गया, डायरेक्ट वन लाइनर ऊपर क्वेश्चन डाल दे देगा, 4 ऑप्शन डालेंगे या 5 ऑप्शन, अभी तो उसका खेल बाद में है। पहला ऊपर एक जीएस डाल देगा। उस काल को क्या कहा जाता है जिनमें मानव पढ़े लिखे नहीं थे? ऑप्शन पहला प्रागैतिहासिक, ऑप्शन दूसरा आदिऐतिहासिक, ऑप्शन तीसरा ऐतिहासिक, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? प्रागैतिहासिक। यानी कि इस काल में मानव पढ़े लिखे नहीं थे, यानी आदि मानव का काल था। इस कारण से इतिहासकार इसको नामकरण कर दिया, एक नाम दे दिया, क्या चीज? प्रागैतिहासिक। बाद में इतिहासकारों ने एक और नामकरण किया साक्ष्य के आधार पर, उसको नाम रखा आदि ऐतिहासिक। क्या नाम रखा? आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक का मतलब क्या है? आद मने अधूरा, और अधूरा ज्ञान कब होगा? जब उसके बारे में कोई चीज जानकारी थोड़ा मोड़ा मिले, पूर्ण रूप से ना मिले। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम कभी सुने होंगे, उसकी जो लिपि लिखी गई, राइटिंग जो लिखा गया, जैसे मैं आया और मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया, ऐसे वैसे जो भी चीज है वो लिखना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, आप भी पढ़े लिखे हैं, क्या इस राइटिंग को आप समझ सकते हैं? नहीं। जस्ट वही था आदिऐतिहासिक में, वैसा काल जिसकी जो मानव तो पढ़े लिखे थे लेकिन उसकी लिपि को हमने आज तक नहीं पढ़ पाया, इसी कारण उसका इतिहास अधूरा रह गया। और अधूरा रहने के कारण उसको इतिहासकार नाम रख दिया, क्या चीज? आदिऐतिहासिक। दूसरा स्टार क्वेश्चन बीपीएससी का लगातार पूछा है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। लिख देगा आपको, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आदिऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक और चौथा नन ऑफ दीज या सभी। तो आप क्या मारिएगा? आदिऐतिहासिक। क्लियर है? तीसरी बात हो सकता है कि आपसे एक और वह खेल खेल दे। क्या खेल खेल दे? जो भी बातों को समझने का कोशिश करिएगा। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि आदि ऐतिहासिक काल 2 गो होता है। खूब निबंध समझिएगा एक एक चीज को। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल में 2 काल आते हैं। पहला जो अभी नाम मैंने लिया, जिसका नाम है क्या चीज? सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा जो मैंने नाम ले रहा हूं उसको भी समझ लीजिएगा, हो सकता है कि वो न पूछ के वो पूछ दे। दूसरा जो नाम है, जिसका नाम है क्या चीज? वैदिक, क्या चीज? सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में दूसरा जो नामकरण किया गया है, अच्छा सुनिए ना, छोड़िए ना, हमने ज्यादा काम किए हुए हैं टेच इन्फिनिटिव पर, और सॉफ्टवेयर है दूसरा, धीरे धीरे हो जाएगा, लगाओ। तो आदि ऐतिहासिक काल में, कौन ऐतिहासिक? आदि ऐतिहासिक काल में 2 नाम मैं बोल रहा हूं। एक नाम बोल रहा हूं क्या चीज? सिंधु घाटी सभ्यता, और एक नाम जो मैंने अभी लिया, क्या चीज? वैदिक सभ्यता। तो बात उठता है, सर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को तो हमने नहीं पढ़ा, इस कारण से आधा अधूरा ज्ञान था, तो इस कारण से इसको आदि ऐतिहासिक में रखा। लेकिन वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, ब्राह्मण पढ़ा, आरण्यक पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, वेद पढ़ा, वेदांग पढ़ा, इन सभी चीजों को हमने पढ़ा। तब ये क्यों आदि इतिहास में रखा गया? ये भी क्वेश्चन आपको डाल दे सकता है। क्या वैदिक सभ्यता ऐतिहासिक है या प्रागैतिहासिक है या आदि ऐतिहासिक है? तो वैदिक सभ्यता जो है ये भी आदि ऐतिहासिक है। एक क्यों बन जाता है? जो वैदिक सभ्यता में चीजें लिखी हुई है, मान लिया कि लिखा हुआ है कि जहानाबाद में इस जगह पर
बलि पड़ते थे, सपोज दैट। तो खुदाई के आधार पर उसका प्रमाण मिलना चाहिए, मुड़ी या शरीर या कुछ ऐसा प्रमाण मिलना चाहिए। मान लिया इस जगह पर लिख दे कि कुआं का अवशेष था, तो जब खुदाई किया गया तो कुआं के अवशेष, ईंटा पके हुए मिलना चाहिए या कुआं का कुछ न कुछ प्रमाण मिलना चाहिए। वैदिक सभ्यता में जो चीजें लिखी हुई है वह चीजें उस जगह पर मौजूद है ही नहीं। इस कारण से इतिहासकार ने उसे विवादास्पद बताया। विवादास्पद लिखा हुआ कुछ है और वस्तु वहां कुछ मिल रहा है, तो दोनों में कंट्रावर्सी है। और विवादास्पद होने के कारण इतिहासकार इसको भी कहां डाल दिया है, आदि इतिहास में। तो आदि इतिहास में के सेक्शन, दो सेक्शन, कौन कौन? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। यहां तक में अभी 3 क्वेश्चन आपके लिए क्रिएटिव हुआ। पहला, वह काल जिसमें मानव लिखे पढ़े नहीं थे वह कौन सा काल कहलाएगा? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आपका क्रिएटिव होगा, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? आदि ऐतिहासिक काल। तीसरा क्रिएटिव होगा, वैदिक सभ्यता किस काल में रखा जा सकता है? प्रागैतिहासिक काल की आदि ऐतिहासिक काल की ऐतिहासिक काल की, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारिएगा? आदि ऐतिहासिक काल। क्लियर है यहां तक? बाद में इतिहासकार को लगा कि जो चीज मिलने लगा और साक्ष्य के आधार पर वहां मौजूद था, जैसे हर्यक वंश, आपका शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये सभी वंशों का प्रमाण जहां जहां देखा गया वहां वहां मिला और वहां साक्ष्य के आधार पर लिखा हुआ था। तो इस कारण से उस काल को एक नाम दिया गया, क्या चीज? ऐतिहासिक काल। तो ये जो 3 भाग में बांटा गया है, क्या चीज के आधार पर? साक्ष्य के आधार पर। कितने भाग? 3 भाग। एक का नाम क्या है? प्रागैतिहासिक, एक का नाम क्या है? आदि ऐतिहासिक, और एक का नाम क्या है? ऐतिहासिक। यहां से 1-2 क्वेश्चन उसका क्रीम क्वेश्चन है जो लगातार पूछा गया है और लगातार इस क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन यहां से उठा सकता है। क्लियर है? ऊपर पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, इतिहास। सादा पेज रखिए, रुलदार पेज पर जीएस नहीं पढ़ा जाता है। सबसे पहले सब चीज चेंजिंग लाइए, क्योंकि एक ही चीज में बड़ी चीज घुसाना होता है, खास करके हिस्ट्री है तो आपको बहुत डीपली जाना पड़ेगा। हेडिंग ऊपर डालिए, क्या चीज है? इतिहास। इतिहास को 2 तरीकों से बांटिए। एक तरफ लिखिए जैसे मैंने डायग्राम बनाया, एक तरफ लिखिए साक्ष्य के आधार पर, एक तरफ लिखिए साक्ष्य के आधार पर। फास्ट करिएगा, बहुत लंबा सिलेबस है। साक्ष्य के आधार पर, और एक तरफ लिखिएगा कालखंड के आधार पर। कालखंड के आधार पर, कालखंड के आधार पर। क्लियर है? अब बताइए आप ही, साक्ष्य के आधार पर कितने तरह के इतिहास? फिर से बोलिए, कौन कौन? प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और क्या चीज? ऐतिहासिक। क्लियर है? कोई तकलीफ? 3 तीर मारिएगा, साक्ष्य जहां लिखे हैं वहां 3 तीर मारिएगा। पर से हमारा बढ़ जाएगा। साक्ष्य जहां लिखे हैं वहां 3 तीर मारिएगा। एक तीर में लिखिएगा कालखंड के, सॉरी, एक तीर में लिखिएगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, स्टार लगा दीजिएगा। यहां से क्वेश्चन उठाया है बीपीएससी और उठाएगा, गारंटी है। प्रागैतिहासिक काल, उस पर स्टार लगा दीजिएगा। जहां जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको बोला भी जाएगा, उतना पढ़ के चल जाइए, 100% लड़ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है ज्यादा। प्रागैतिहासिक काल नीचे में लिखिएगा, इसी के नीचे, प्रागैतिहासिक के नीचे, मानव पढ़े लिखे नहीं थे। बस इतना दिमाग में डाल लेना है आपको, मानव पढ़े लिखे नहीं थे। मानव पढ़े लिखे नहीं थे। मानव पढ़े लिखे नहीं थे। क्लियर हो गया? कोई तकलीफ? बस एक लाइन उदेगा इसका फर्स्ट जीएस, यदि इससे उठाएगा तो इसका फर्स्ट जीएस है कि वह काल जिनमें मानव पढ़े लिखे नहीं थे कौन सा काल होगा? 4 ऑप्शन लिखेगा, मार दीजिएगा क्या चीज? प्रागैतिहासिक काल। क्लियर है? दूसरा लिखिए, यहां पर आइए, दूसरा में आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल हो गया। पढ़े लिखे थे या नहीं थे?
तो क्या मैंने उसकी लिपि को पढ़ लिया? लेकिन यहां लिपि पढ़ा, वहां ज्ञान अधूरा है कि पूरा है? फिर से सुनिएगा, एक बात को बहुत ढंग से सुनिएगा, रटा रटी करिएगा नहीं बन पाएगा जीएस, बीपीएससी घुमाएगा जीएस। फिर से सुनिएगा एक बात को जो मैं बोल रहा हूं। आदि ऐतिहासिक काल वह काल है जिनमें मानव पढ़े लिखे थे, परंतु उसकी लिपि को मैंने नहीं पढ़ा। जहां लिपि पढ़ा वहां वस्तु मौजूद नहीं था। दो बातें बोलना है, जहां लिपि पढ़ा वहां वस्तु मौजूद नहीं था, इस कारण से इसे आदि इतिहास में रखा जाता है। और आदि इतिहास में के गो? दो गो। एगो कौन? सिंधु घाटी सभ्यता, और एक कौन? वैदिक सभ्यता। क्लियर है? लेकिन आपको क्वेश्चन जो दागेगा सब घड़ी दागा है सिंधु घाटी सभ्यता लिख के। इस चलते सबसे ज्यादा दिमाग पर आपको बल देना है सिंधु घाटी सभ्यता। कुछ नहीं लिखेगा, बस ऊपर खाली लिख देगा आपको जनरल बेस में कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? नीचे लिख लीजिएगा, आदि ऐतिहासिक के नीचे मानव पढ़े लिखे थे परंतु उसकी लिपि को हमने नहीं पढ़ा। मानव पढ़े लिखे थे परंतु उसकी लिपि को हमने नहीं पढ़ा। मानव पढ़े लिखे थे परंतु उसकी लिपि को हमने नहीं पढ़ा। मानव पढ़े लिखे थे परंतु उसकी लिपि को हमने नहीं पढ़ा। मानव पढ़े लिखे थे परंतु उसकी लिपि को हमने नहीं पढ़ा। यदि 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 पढ़ा भी गया तो वह साक्ष्य के आधार पर मौजूद नहीं था। यदि पढ़ा भी गया तो वह साक्ष्य के आधार पर मौजूद नहीं था। यदि पढ़ा भी गया तो वह साक्ष्य के आधार पर मौजूद नहीं था। यदि पढ़ा भी गया तो वह साक्ष्य के आधार पर मौजूद नहीं था। क्लियर है? स्टार लगा दीजिएगा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्रिएटिव हो रहा है, जो बोल दिए वही आएगा, ये भी लिख के बता रहा हूं आपको। दूसरा वहां डालिएगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, नीचे में एग्जाम्पल डालिए, हाँ उसी के नीचे सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा एग्जाम्पल डालिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। एग्जाम्पल में लिखिएगा कौन सभ्यता? सिंधु घाटी। स्टार लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, 10 बार बीपीएससी दागा ये क्वेश्चन, इस चलते एकदम स्टार लगा दीजिएगा इसको, सिंधु घाटी सभ्यता। बार बार ऐसी क्वेश्चन पूछेगा, मैं 10 बार एक क्वेश्चन को दोहरा दूंगा, इसके बाद पत्थरे होंगे तो आप समझ जाएंगे चाहे ना समझेंगे। पहला क्वेश्चन, वह काल जिनमें मानव पढ़े लिखे नहीं थे, प्रागैतिहासिक। दूसरा क्वेश्चन आपका क्रिएटिव यहां से होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? आदि ऐतिहासिक। क्लियर है? बहुत किस्मत खराब होगा तब लड़कों को बझाने के लिए क्वेश्चन चेंज कर देगा वैदिक सभ्यता पर, तो भी आप टेंशन न लें। वैदिक सभ्यता भी पूछ दे कि कैसा काल है, तब क्या मारिएगा? आदि ऐतिहासिक। दूसरा लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, उसी के नीचे डाल लीजिएगा वैदिक सभ्यता, उसी के नीचे आधे इतिहास के नीचे में लिख लीजिएगा दूसरा वैदिक सभ्यता। लेकिन आप स्टार जीएस लगाइएगा किस पर? सिंधु घाटी सभ्यता पर, उस पर स्टार लगा दीजिएगा। क्लियर है? तीसरा क्या होगा? ऐतिहासिक की दूसरा ऐतिहासिक। मानव पढ़े लिखे थे, हाँ या ना? और साक्ष्य के आधार पर वहां वस्तु भी क्या था, तो उसको क्या चीज में रख देगा? ऐतिहासिक। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो नीचे इधर लिख लीजिएगा ऐतिहासिक में थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे थे, शॉर्ट टर्म में पढ़े लिखे थे। तीसरा टर्म में डाल लीजिएगा पढ़े लिखे थे और वस्तु साक्ष्य के आधार पर मौजूद था। पढ़े लिखे थे और वस्तु साक्ष्य के आधार पर मौजूद था। वस्तु साक्ष्य के आधार पर मौजूद था। क्लियर है? अब कलम रोकिए, आगे बढ़िए। अब का जो वर्षन है अब आगे समझना है। इतिहास को तो देख लिया क्या चीज के आधार पर, हम लोग साक्ष्य के आधार पर, लेकिन मार्केट में जो भी इतिहास चलता है वो साक्ष्य के आधार पर किताब मिलेगा ही नहीं। वो जब भी मिलेगा आपको क्या चीज के आधार पर मिलेगा? कालखंड के आधार पर मिलेगा। यानी कि जो भी इतिहास बनाए गए हैं, जो प्रमाण दिए गए हैं इतिहास को,
वो क्या चीज के आधार पर प्रमाण दिए गए हैं? कालखंड के आधार पर। और कालखंड के आधार पर भी इतिहास को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला भाग का नाम रखा है प्राचीन काल, जो यही आप लोग बोलते हैं एशियंट हिस्ट्री। तो एशियंट हिस्ट्री बोल रहे हैं तो किसके आधार पर बोल रहे हैं? और इसी चीज को साक्ष्य क्या कहता है? अब समझ में आ गया होगा। दूसरा जो आप बोल रहे हैं मेडाइवल हिस्ट्री, तो इसका मतलब ये मत मार दीजिएगा किसी चीज को यहां आदि इतिहास है, जी नहीं। और थोड़ा सा पार्ट एक भी नहीं आएगा, उसका पार्ट प्रागैतिहासिक और आदि ऐतिहासिक मिला के प्राचीन काल है, दोनों मिला के प्राचीन काल है। तो तुलना में अभी मत जाइए, क्योंकि आपको उतना बीपीएससी का मेंस नहीं देना, आपको केवल पीटी तरह का देना। तो पहला काल क्या चीज? प्राचीन काल। दूसरा काल क्या चीज? मध्यकालिक काल। और तीसरा काल क्या चीज? आधुनिक काल। यानी काल खंड के आधार पर कितने भाग में? 3 भाग। पहला क्या चीज? प्राचीन, दूसरा मध्यकालिक और तीसरा आधुनिक। और सबसे ज्यादा जो आपका जीएस सिलेबस डाले हुए है वो किससे डाले हुए हैं? आधुनिक से। और इससे कम बीपीएससी क्वेश्चन दागेगा तो 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से डालेगा आधुनिक काल से, और 5, 7 से 8 क्वेश्चन ये दोनों मिला के डालेगा एशियंट और क्या चीज? मेडाइवल। क्लियर है? लगभग ये हिस्ट्री का जो पोर्शन मेरे अनुसार से लगभग ऐसा अनुमान मैं बता रहा हूं कि 20 से 22 क्वेश्चन इसी से रहेंगे, ये गारंटी। समझ में आ रहा है? तो 150 में 20 या 22 नंबर आपको बनना है, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा निबंध से। तो इतिहास मार्केट में जो चलता है, जो भी इतिहासकार प्रमाण दिए हैं वो कौन कौन दिए हैं? प्राचीन काल और क्या चीज? मध्यकाल और क्या चीज? आधुनिक काल। 2.5 लाख बीसी से, के लाख बीसी से 2.5 लाख, सब बोर्ड पर काम करना बहुत भार है। और 2.5 लाख बीसी से लेकर के 750 क्या चीज तक? एडी तक का इतिहास जो लिखा गया है वो कौन काल का इतिहास है? प्राचीन काल का। निबंध समझेगा एक बात को। सबसे पहले हिमयुग था। हिमयुग मतलब बर्फों का युग था, और बर्फ के युग में मानव की भी उत्पत्ति हुई और जानवरों की भी उत्पत्ति हुई, दोनों का उत्पत्ति हुआ। लेकिन बर्फ युग में फसल की उत्पत्ति नहीं हुई, पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाया, और न विकास होने के कारण मानव जो थे वो डिपेंड थे किस पर? जानवर पर कि दूसर पर? जानवर। तो निबंध समझेगा एक तर्क को। जब जानवर पर डिपेंड थे तो स्वाभाविक था, इतिहास बताता है कि जानवरों को मारने के लिए पत्थर का वो प्रयोग करते थे, और उसी पत्थर के कारण इसमें एक सेक्शन बना पहला काल, जिसका नाम पड़ा कौन काल? पाषाण काल। यानी पाषाण काल कहने का मतलब क्या है? आदि मानव जो जानवरों को मारते थे और मार करके जीवन यापन जिस पत्थर से चलाते थे, और उसी पत्थर के प्रयोग के कारण प्राचीन भारत का या प्राचीन काल का पहला जो इतिहास का चैप्टर बना वह कौन काल बना? पाषाण काल। क्लियर है? हिमयुग से धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आया, और मौसम में परिवर्तन आएगा तो जो हिमयुग के जानवर थे, हिमयुग मतलब बर्फ वाला, और बर्फ वाला जानवर मोटा चमड़ा वाला होगा कि पतला चमड़ा वाला? और मोटे चमड़े वाले जानवर होंगे तो भारी भरकम की हल्का? भारी भरकम। जाने में उसको देर लगेगा कि जल्दी पहुंचेगा? देर। इसी चलते पाषाण काल चैप्टर नाम के पीछे पूरा कंसेप्ट है, पूरा थ्योरी है कि पत्थर का जो प्रयोग कर रहा था वो भारी भरकम जानवरों पर प्रयोग करता था, न कि हल्के जानवरों पर प्रयोग करता था। लेकिन मौसम में जब परिवर्तन आया, गर्मी का युग आया, तो जानवर के चमड़े में परिवर्तन आने लगा, और जानवर के चमड़े पतले चमड़े वाले आने लगे। अब पतले चमड़े वाले जानवर आने लगे तो जानवर फुर्तीला हो जाएगा कि जानवर भारीपन होगा? फुर्तीला। अब यहां पत्थर लिए हुए हैं मारने के लिए, तब तक जानवर क्या हो चुका है? क्रॉस कर चुका है। इस कारण से इसको एक निर्भर करना पड़ा क्या चीज पर? खेती की शुरुआत करने के लिए एक धातु की खोज किया, जिसका नाम था क्या चीज? तांबा। क्या नाम था? तो मानव की खोजी गई पहली धातु कौन? क्या पत्थर एक बेग छोड़ देगा? अभी नहीं छोड़ेगा। पत्थर का भी थोड़ा मोड़ा प्रयोग। तो पहला काल कौन कहलाएगा?
दूसरा उसी में एक धातु आ रहा है, कौन धातु आ रहा है? तो तांबा के कारण दूसरा चैप्टर जो बना जिसका नाम पड़ा क्या चीज? ताम्रपाषाण काल। कौन काल? ताम्रपाषाण। पूरा क्रमबद्ध समझिएगा, दे देगा क्रमबद्ध सजाने के लिए। पहला काल, उसमें नई धातु लाया क्या चीज? तांबा। काहे लगी? किस लिए? खेती के लिए। तांबा मुलायम धातु की कड़ी धातु? कड़ी धातु है। मुलायम की कड़ी, क्या वो गहरी जुताई कर देगी? क्या वो गहरी जुताई कर देगी? जब गहरी जुताई नहीं होगी तो उत्पादन होगा। इस चलते तांबा में उसने एक मिक्स किया जिसका नाम था टीना। क्या था? काहे लगी? कड़ा करने के लिए कि ये कड़ा करने के लिए कि मुलायम करने के लिए। और तांबा प्लस टीना मिलके एक नई धातु का निर्माण किया जिसका नाम था कांसा। क्या नाम था? बहुत अच्छा है। तो अगला जो सेक्शन आएगा, पहला बनेगा चैप्टर क्या चीज? दूसरा चैप्टर, खूब निबंध से बोलिए, कौन काल? और तीसरा जो चैप्टर बनेगा वो क्या बनेगा? बोलिएगा, कौन युग? कौन युग? कांसा। कांसा तो बना दिया कि ताकि गहरी जोताई हो, उत्पादन बने। लेकिन कांसा टिकाऊ धातु था नहीं, कड़ा तो था लेकिन उससे खेती होता नहीं था, क्योंकि कांसा का बर्तन तो चढ़ता है। तो आप लोग से तो परिचित है ही कि कांसा से यदि खेती किया जाए तो कांसा से खेती हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं था। इसका मतलब इन लोगों ने एक नई धातु की खोज में फिर लगा हुआ था, और वही धातु जो अगला मिला जिसका नाम पड़ा लोहा। क्या नाम पड़ा? लोहा। यानी अगली जो धातु आएगी वो कौन होगा? लौह युग की दूसर होगा। लौह पहली खोजी गई धातु, उसके बाद करमबद्ध सजाइए, धातु करमबद्ध सजा लीजिएगा। फिर से बोलिए, पहली धातु, दूसरी धातु, तीसरी धातु, और ये कांसा का जो प्रयोग किया गया, ये सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ किस घाटी सभ्यता में? तो क्वेश्चन उलट के पूछेगा, सिंधु घाटी से दूसरा क्वेश्चन। अभी सिलेबस ही चल रहा है, निबंध से समझते जाइए, जहां पकड़ लिया आपका जिंदगी पार है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु की सभ्यता है? ताम्र युगीन, कांस्य युगीन, लौह युगीन। फिर से बोलिए, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन, लौह युगीन, कांस्य युगीन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कौन युगीन? कांस्य युगीन। क्लियर है? समझ रहे हैं? लेकिन वैदिक सभ्यता, कौन सभ्यता? वैदिक सभ्यता के टाइम में आया था क्या चीज? लोहा। दूसरा क्वेश्चन फिर पैदा होगा आपको कि वैदिक सभ्यता कैसा युग है? ताम्र युग है, कांस्य युग है, लौह युग है। ये 3-4 क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए। चौथा, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपके नजर में रहना चाहिए। क्या पूछ देगा उसका कोई माई बाप ना है, बहुत बेहतर है अतुलबा। तो अगला समझिएगा कि तांबा प्लस टीना बरोबर क्या बनेगा? कांसा। एक ये भी क्वेश्चन यहां से पैदा कर सकता है केमिस्ट्री के रूप में। क्लियर है? तो फिर से बोलिए, पहला काल पाषाण काल की दूसर पाषाण का, दूसरा काल ताम्रपाषाण, तीसरा काल कांस्य युग या सिंधु घाटी सभ्यता, चौथा काल या, क्लियर है? लोहा आने के बाद, कंसेप्ट को पकड़िए, लोहा आने के बाद किसकी वैल्यू बढ़ेगी? जमीन का कि दूसर का? और लोहा और आग ने दो चीज का पैदा किया। लोहा ने फाल पैदा किया और लोहा ने भाल पैदा किया। फाल का मतलब हल का चीज, भाल का मतलब भाला। तो दो चीज की पैदा हुई, एक राजनीति पैदा हुआ, भाला आया तो सेना बना, और फाल आया तो खेती प्रबल हुआ। तो कितने चीज का पैदाइश हुआ? दो चीज। यानी राजनीतिक मजबूती के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोहा मजबूत था, और खेती के दृष्टिकोण से देखा जाए, आर्थिक के दृष्टिकोण से देखा जाए तब भी लोहा क्या था? मजबूत था। और जिसने लोहा को निकालना जाना धरती से, वो जगह सबसे मजबूत की सबसे कमजोर। और लोहा तुम निकाल लिया लेकिन तुमको ज्ञान ही नहीं है गलाने का
तो क्या तुम लोहा से फाल बना सकते हो? क्या तुम लोहा से भाल बना सकते हो? तो जिसने लोहा गलाने की कला भी जान गया वह सबसे मजबूत था कि सबसे कमजोर था। और वह धरती जिस पर हम लोग निवास कर रहे हैं जिसका नाम था मगध। क्या नाम था? इसी चलते 16 भाग में जो भारत आप देख रहे हो वो कितने भाग में बट गया? 16 भाग में। और 16 में से लोहा जो ज्यादा निकाला और लोहा का जिसने ज्यादा प्रयोग किया वो 16 में से सबसे ताकतवर बनेगा। और उसी ताकतवर में रहेगा कौन? मगध महाजनपद। कौन महाजनपद? इसका मतलब है कि आगे का सिस्टम अपना समझ लीजिएगा, नहीं समझे तो पढ़ते रहिए, कोई उपाय नहीं आपके लिए। तो लोहा के बाद एक नया स्वरूप धरेगा जमीन। एक पर पढ़ावी में तो ताले मिल गड़बड़ा जा। लोहा के बाद जमीन का एक स्वरूप धरेगा और वो भारत के जितने भी एरिया है इन सभी एरियाओं में क्या करेगा? 16 भागों में विभाजन होगा। सब कोई चाहेगा कि हमारा पास क्या मिले और लोहा से क्या बनाएगा? फाल। और लोहा से क्या बनाएगा? भाल। और जिसने फाल और भाल बनाया वो सबसे ताकतवर रहेगा। और उन ताकतवर में ये भारत संपूर्ण जो था वो कितने भाग में बट जाएगा? 16 भाग में बट जाएगा। खूब निबंध समझिएगा एक सिस्टम को। इसी को नाम दिया गया महाजनपद। क्या नाम दिया गया? यानी वैदिक सभ्यता के बाद कौन चैप्टर आपको पढ़ना है? और कुल महाजनपदों की संख्या और उसमें सबसे ताकतवर महाजनपद कौन? तो मौगा का इतिहास नहीं लिखा था, मर्द का इतिहास लिखा था और उसी में सबसे ताकतवर है मगध। इसी चलते मगध का आपको इसी जगह पर पढ़ना है। क्या चीज? वंशज। मगध का क्या चीज? यानी मगध में कौन कौन राज किया? जिस समय लोहा आ गया था उस समय मगध में किसकी सत्ता थी और कैसे मगध ने 16 पर अपना वर्चस्व जमाने का क्या किया? कोशिश किया। क्लियर है? और पहला वंश है मगध का हर्यक वंश। दूसरा वंश है, पहला तो पुराण बताता है बिहद्रथ वंश, दूसरा वंश है हर्यक वंश, तीसरा वंश है शिशुनाग वंश और चौथा वंश है कौन वंश? नंद वंश। के वंश? नंद वंश। फिर से बोलिएगा, पहला वंश बिहद्रथ वंश, दूसरा वंश हर्यक वंश, तीसरा वंश शिशुनाग वंश और चौथा वंश नंद वंश। ना ध्यान में रहे तो मैं बोल रहा हूं वही हसीना, ये तो ध्यान में खूब निमन से रहेगा। धीरे धीरे लिखे वाला टीचर के हवा वही हसीना। वही से कौन वंश? फिर से बोलिए, कौन वंश? बिहद्रथ वंश की दूसर। ये सब कहां के वंशज है? वही से कौन वंश? ह से कौन वंश? हर्यक वंश। खूब निबंध समझिएगा। स से कौन वंश? शिशु नाग वंश। और न से कौन वंश? कौन वंश? मगध के वंशज को सजाए। बीपीएससी का अगला क्वेश्चन ध्यान रखेगा, सज जाएगा। पहला वंश बिहद्रथ वंश, दूसरा वंश, तीसरा वंश शिशुनाग वंश और चौथा वंश नंद वंश। समझ में आ रहा है? और यही वंश मिलके क्या करेगा? 16 महाजनपद जो अन 15 शेष है उसको अपनी ओर लाने का। अभी लिखे मत, लिखाने के वक्त लिखे, पहले सुनिए खूब निमन से। इतिहास है, लिख ले रह जाए तो कॉपी में खाली सुन तब जाके क्लियर होता, न तो लिखल बड़ी मनी हवा। तो तब जाके आपको क्लियर होगा। 16 महाजनपद को ये 4 वंश क्या करेगा? कहां से? मगध से जितने 16 शेष तो 15 को रहेगा और वो 15 भी चाहेगा कि अन्य जो अगल बगल है उसको हम क्या कर ले? मिला ले। और इसी के लिए लड़ाई क्या होते रहेगा? चलते रहेगा।
किसके बीच? 16 के बीच। लेकिन उसमें सबसे ताकतवर कौन निकलेगा? मगध। और मगध को जिसने जीत लिया वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेगा। लेकिन मगध भी वही खिलाड़ी था, कहा कि मैं जीतने नहीं दूंगा, मैं तुमको जीत लूंगा, लेकिन तुम हमको जीत। तो कहानी पढ़िएगा तो उसमें पता लगेगा। लेकिन अभी खाली ग्लोजरी में समझ लीजिए कितने वंश आएंगे, कौन कौन? पहला वंश बिहद्रथ वंश, दूसरा वंश हर्यक वंश, तीसरा वंश शिशुनाग वंश और चौथा वंश। सत्ता टूटी हुई है कि जुटी हुई है? निमन से बोलिएगा, टूटा कि जुटा? और जब जब टूटिएगा तब तक विदेशी क्या होगा? आक्रमण। और इसी समय भारत में, खूब निमन से ग्लोजरी समझिए तब जाके एक एक सिलेबस को कवर अप कर लीजिएगा। तब इसी समय भारत में 16 भागों में जो विभक्त था, तब विदेशी ने सोचा कि यही मौका है भारत में क्या करने का? एंट्री करने का। और पहला आक्रमण ईरानी लोगों द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? अस्टार्जियस। भारत में सर्वप्रथम यह आक्रमण ईरानियों ने किया कि यूनानियों ने? और ईरानी को भी जीत लेगा। ईरान के बाद यूनान है। तो जब ईरान भारत में एंट्री कर जाएगा तो बगल में उस तरफ कौन है? तो यूनान भी सोचेगा कि क्यों ना भारत आ जाए। इसके चलते भारत आने के लिए पहले बीच वाला जीतना पड़ेगा कि हमको? बीच वाला। और बीच में है कौन? तो वहां से चलेगा सिकंदर और ईरान के सभी चीजों को क्या करेगा? जलाते हुए 10 साल ईरान को जीतने में लगेगा। और वो पूरा जलाते हुए कहां एंट्री कर जाएगा? भारत। तो दूसरा आक्रमण भारत पर किसका रहेगा? यूनानी का। किसका रहेगा? किस समय? जब मगध का वंश चल रहा है, यही सब वंश चल रहा है, उसी समय क्या हो रहा है? कचर कचर कर रहा है। उसी समय क्या हो रहा है? विदेशी क्या हो रहा है? ताउए है जो गड़बड़ा देता है, समझे? ये धीरे धीरे टीचर के लिखे वाला, हमनी हाई तेजी से लिखे वाला आदत है। कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें। टेच इन्फिनिटिव डालिए ना, हमने वही सब पर काम में करते हैं। टेच इन्फिनिटिव देखिए, ओकरा में हमने दिन भर सटले रहे। नया उस सॉफ्टवेयर को डलवा लीजिएगा, टेच इन्फिनिट का, समझे? क्योंकि इसमें फास्ट लिखाता नहीं है। हो गया? फिर वही है। अच्छा चलिए, हाँ आज भर तो काम चलवे करेगा। बताइएगा, एक तरफ क्या चलेगा? महाजनपद की दूसर, तो दूसरी तरफ इसी समय क्या होगा? विदेशी। धीरे धीरे लिखा ही होना तो चला हुआ। अब यही करते रहो, राइटिंग बैठा भेजा लिए। अब क्लियर है? तो विदेशी आक्रमण में पहला कौन? ईरानी की यूनानी? दूसरा कौन? क्या ये दोनों भारत में सफल प्रभाव डाल पाएंगे? यदि डाल देता तो हम लोग सब गोरा तिगड़ी रहते। दिस दैट ऐसे हिंदी में बतियाते नहीं, अगी मगी में बतियाते नहीं, दिन भर कुछ लंद फंद नियत भाषा निकालते रहते हैं। जैसे दिल्ली वाला आ जाता है 2-4 महीना कमा करके, तुम मेरे को तेरे को करते रहता है। और वो तो यूनान से आयल रहता है, एकदम गोरियाल रहता है ना जी। तो स्वाभाविक है कि उसकी भाषा क्या रहती? चेंज रहती। तभी तो उसने बोला सेंड्रोकोटस। जैसे देखते होंगे कोई ब्रिटेन से विवाह कर लेता है महिला से और वो भारत में आता है तो रोटी नहीं बोलता है, रोटा। रोटा किधर गया? उसका हिंदी सीखेगा, लेकिन हिंदी बोलने की कला उसमें क्या हो जाती है? अलग तरह का हो जाता है। वो पकड़ा जाता है कि कहीं बाहर से आयल है, खरीदायल उड़दायल है। समझ में आ रहा है? तो न हम लोगों का ईरानी का व्यक्तित्व हम लोगों में आया और न किसका व्यक्तित्व आया? यूनानी। लेकिन कुछ ना कुछ कोई आएगा तो कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे
ईरानी आक्रमण का प्रभाव और यूनानी आक्रमण का प्रभाव। समझ में आ रहा है? जैसे अशोक अभिलेख लिखता है, थोड़ा सा बोल देते हैं, अशोक अभिलेख जितना लिखता है तो घंटानुमा अभिलेख लिखता है। घंटानुमा का मतलब वो ऐसे तरह से अभिलेख नहीं बनाता है, ऐसे बनाता है, यानी ऊपर घंटी जैसा है कि दूसरा जैसा, घंटी जैसा है। तो घंटी नुमा अभिलेख हम लोग कहां से सीखे हैं? ईरानी से सीखे। महिला अंगरक्षक अशोक रखेगा, चंद्रगुप्त मौर्य रखेगा, बिंदुसार रखेगा, जो आगे आएगा, इसके बाद जो आएगा, तो वो महिला अंगरक्षक कौन लेके चलता था? ईरानी। तो हम लोग भी रखना शुरू कर दिए महिला बॉडीगार्ड। देख ही रहे बिहार पुलिस दिन भर लगल है, तो इस तरह से वो तो पहले से सीखते आ रहे, तो अभी भी लगल है अपना। तीसरा, मसाल जलाना क्या कर दिया? महलों में शुरू कर दिया। मसाल जो पहले का सिनेमा में देखते होंगे तो मसाल जलता है, वो बड़ा सा चीज में जलते रहता है। तो मसाल जलाने का भी देन किन लोगों ने दिया? ईरानी लोगों ने दिया। तो ये हम लोग को पढ़ना है स्पेशल क्लास ऑफ क्या चीज? ईरानी। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैटर? तो पहला सिलेबस बोलिए, पहला काल कौन काल? पाषाण काल। फिर से बोलिए, पहला काल, दूसरा काल, बहुत अच्छा, बोलने में कमी मत रखिए, ताम्र पाषाण। तीसरा काल कांस युग। क्लियर है? चौथा काल लौह युग के बाद महाजनपद, लौह युग के बाद, और महाजनपद के ही समय में दो काम हो रहा है भारत में, विदेशी आक्रमण और महाजनपद चल रहे हैं, क्योंकि सब तो लड़ रहा है कि हम मालिक हम मालिक, लेकिन इसी बीच एंट्री है किसका? विदेशियों का। और के गो विदेशी? एक ईरानी और एक क्या चीज? यूनान। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत में सर्वप्रथम किसका आक्रमण हुआ था, ईरानी का कि यूनानी का? और क्वेश्चन पूछेगा, आक्रमण को क्रमबद्ध सजाइए, तब पहले ईरानी और तब क्या चीज? यूनान। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा? इधर का खेला क्या है? इधर जो महाजनपद थे उसमें सबसे मजबूत कौन था? मगध की दूसर, मगध। तो इधर बृहद्रथ वंश चल रहा था, हर्यक वंश चल रहा था, शिशुनाग वंश चल रहा था, और नंद वंश। और नंद वंश में अंतिम राजा बैठेगा धनानंद। कौन बैठेगा? और धनानंद का ही पुत्र, एक तरह से मानो तो वो पुत्र मत मानिए, वो तो समझिए कि अवैध संतान ही मानिए, वो कहानी पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो वो अवैध संतान था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। वो कैसे, वो कहानी में आपको समझ में आएगा, सब चीज का लेक्चर चलेगा तो समझिएगा। तो वही चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर चला जाता है चाणक्य, और चाणक्य क्या करता है? भूगर्भ से, भूगर्भ मतलब समझ रहे हैं, जमीन से उसको कहीं सोना का खान मिलता है, और उसी सोना से सेना बनाता है, और उसी सेना का प्रयोग करता है धनानंद पर, और धनानंद पर प्रयोग करके 16 महाजनपद को क्या कर लेगा? जीत लेगा। अकेला कौन? चंद्रगुप्त। और एक एक राजा सेंटर में बैठेगा। कहां में? दिल्ली में है। कहां में? मगध में। और मगध में कहा? पाटली, पाटलिपुत्र। और एक राजा बैठेगा, और 16 को, अब 16 भाग में भारत नहीं है, एक भाग में है कि 16 भाग में? एक भाग में। और एक राजा बैठेगा और पूरे 16 पर अपना कब्जा रखेगा। और इस कारण से अगला जो सेक्शन नाम पड़ेगा, कौन काल नाम पड़ेगा? मौर्य वंश। क्लियर है? समझ लीजिए पहले सिस्टम को, कैसे कैसे हमको खेल खेलना है। क्लियर है? तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य बैठेगा, उसी का बेटा बिंदुसार बैठेगा। बिंदुसार 1000 पत्नियों से शादी करेगा, 100 बेटा का जन्म होगा। उसमें 2 बेटा चाहेगा कि मैं मालिक, एक चाहेगा मैं मालिक। वो सब सिखाएंगे आपको। सुसीम उसमें एक बड़ा बेटा रहता है, अशोक भी रहता है। और अशोक और सुसीम में दोनों में लगाव इतना हो जाता है कि आपस में ही उलझ जाता है। और उलझने के कारण बिंदुसार के बाद सुसीम, अशोक ने सुसीम की हत्या कर देगा और अशोक गद्दी पर बैठ जाएगा। तो 3 शासक देखने को मिलेगा किसमें? मौर्य काल में। मेन 3 शासक, पहला कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा कौन? बिंदुसार। वो कहानी बताएंगे डिटेल में, अभी तो केवल सिलेबस का आपका रूप रख रहा हूं। बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक, और अशोक के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये तो आप लोग भी जानबे करते होंगे, इतना तो नॉलेज होगा ही। तो जो आदमी बौद्ध धर्म अपना लिया, जैन धर्म अपना लिया, जीव की हत्या पर रोक लगा दिया, तो क्या वो तलवार उठाएगा? और तलवार सत्ता और शासन क्या चीज के बल पर चलता है? ताकत के बल पर। इसका मतलब है कि अशोक तक तो सत्ता चली सही से, लेकिन अशोक के बाद जो शासक आएंगे, कुणाल, संप्रभति, दशरथ और क्या चीज? बृहद्रथ।
फिर से बोल रहे हैं, कुणाल, संप्रवति, दशरथ और क्या चाहिए, बृहद्रथ। इसके बाद जो सत्ता आएगी वो सब जो है मौगा शासक है, यानी जैना और बौद्धा बना हुआ है। तो क्या सत्ता विस्तृत रूप में फैलेगा कि छोटा रूप में? यानी इसका बाप जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बना के गया सीमा, इसका बाप जो बिंदुसार ने बनाकर गया सीमा, इसके अगली पीढ़ी जो अशोक ने सीमा बनाकर गया, वो न कुणाल ने बरकरार रखा, न संप्रभति ने बरकरार रखा, न दशरथ ने बरकरार रखा, और न ही कौन, बृहद्रथ ने बरकरार रखा। सीमा छोटा की बड़ा, और छोटा सीमा होगा तो इतिहास याद है, जब जब घर टूटिएगा तब तक बाहर वाला एंट्री। समझ में आ रहा है? इस दिमाग में एकदम कंसेप्ट डाल के रखिए, टूटिएगा तो बाहर से आएगा, और जुटल रहोगे तो किसी की ताकत नहीं है कि बाहर से क्या कर सकता है, और आएगा भी तो वो हार के जाएगा कि जीत के, क्योंकि शासक एक है कि अनेक है? एक है तो हार के जाएगा, और शासक अनेक रहेगा तो दिमाग में डाल लीजिएगा। क्लियर कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो मौर्य काल के बाद अगला चैप्टर बनता है कौन काल? मौर्योत्तर काल। कौन काल? पहले इतना का सिलेबस आप डाउन कर लीजिए, नहीं तो फंस जाइएगा, क्योंकि फिर निकल जाएंगे। नीचे लिखिएगा, कालखंड के आधार पर 3 भाग में, कालखंड के आधार पर 10-12 जीएस अभी बन गया आपका। मैं जहां जहां जीएस है सब टिकआउट लगा दूंगा। कालखंड खाली क्लास में सुन लिए, घरे का कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद कर रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। निमन से सुन लिए, जिंदगी बन गई आपका। कालखंड के आधार पर इतिहास के भाग में 3 भाग में, एक तरफ लिखिए, इस तरफ लिखिए। कौन तरफ? प्राचीन काल। कौन काल? लिखने तो सोझो पकड़े थी तो कहां ठीक चले थे। प्राचीन काल, क्लियर है? प्राचीन काल के लाख बीसी से चलेगा, 2.5 लाख बीसी से कितना एडी तक? 750 एडी तक लिखा गया बाबू। प्राचीन काल 2.5 लाख बीसी से कितना एडी तक? 750 एडी तक। अब प्राचीन काल के नीचे सिलेबस लिखिएगा, पहला। क्लियर है? बोलिए साथ में, पहला कौन काल आएगा? नीचे लिखते जाइए। अब आपको मजबूत कर दिया, लेक्चर सुने होंगे तो आपका क्लियर है, रास्ता पार है। पाषाण काल। क्लियर है? इसमें क्या खाली पढ़ना है? क्लियर कंसेप्ट? पत्थर से जो भी रिलेशन आएगा कहां चले जाएंगे? क्लियर है? वो चैप्टर पढ़िएगा, उससे एक आध क्वेश्चन देगा बीपीएससी। बहुत कम ही इस चैप्टर से क्वेश्चन दागा है। उसका सबसे फेमस क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मगध महाजनपद, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, और गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। इससे कम देगा, लेकिन फिर भी क्या दे देगा कोई नहीं जानता है, परंतु इसमें भी आपको हम बैलेंस बना के ही भेजेंगे। क्लियर है? दूसरा बोलिएगा, ताम्र पाषाण, पाषाण काल। क्लियर है? स्टार जीएस उसी के सामने। सबसे पहले धातु खोजी गई, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, मानव ने सबसे पहले धातु खोजा बराबर क्या चीज? बहुत अच्छा, तांबा। स्टार लगा दीजिएगा, जहां स्टार लगा दिए बस उतने देखना है आपको। क्लियर है? आगे बढ़िए, फिर बोलिए क्या होगा? कांस युग, कांस युग। याद सुनिएगा, कभी कदाल और खेला है उसका।
सर ये खेला क्या है? अंग्रेजी में नाम देगा। ब्रोनाइजिंग एज, ब्रोनाइजिंग एज, समझ रहे हैं? कॉपर एज और आयरन एज। कॉपर मने तांबा, ब्रोनाइजिंग मने कांसा, और आयरन मने लोहा। अब समझ गए? तो कहीं कभी कदाल वो लिखता है, वो अंग्रेजी नहीं लिखेगा, इंग्लिश लिखेगा। ब्रोनाइजिंग, ब्रोनाइजिंग। बैठ कर सोचते रहिएगा, करने से कोई हिस्ट्री में आ गए। समझ में आ रहा है? बोतल वही है, लेवल खाली चेंज कर दिया है। समझ रहे हैं? अंग्रेजी वर्जन को हल्का डब कर दिया है। क्लियर है? तो जा कोस्ट में लिख लीजिएगा ब्रोनाइजिंग एज। मैं नहीं चाहता हूं कि आपसे थोड़ा सा भी मिस्टेक हो। ब्रोनाइजिंग एज, तो उसका हर बिंदु को हम लोग गहनता से जानते हैं। ब्रोनाइजिंग एज, क्लियर है? कौन एज? या तो ब्रोनाइजिंग एज लिख देगा या तो कांसजुगिन लिख देगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? और यहां थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ये तो जानवे करते होंगे मीनिंग, कॉपर एज, कॉपर एज। क्लियर है? और इसको भी लिख लीजिएगा लिथिक एज, लिथिक एज। लिथिक, लिथिक मतलब पत्थर। स्टोन एज भी लिख देगा या लिथिक एज भी लिख देगा। क्लियर है? तो स्टोन से तो पकड़ ही लीजिएगा, लेकिन लिथिक से आपसे नहीं पकड़ाएगा। तो फिर भी मैंने हमने बाप को बातें रख दिया कि लिथिक भी बोले तो पाषाण में मारिएगा, कॉपर बोले तांबे युग में मारिएगा, ब्रोनाइजिंग एज बोले कांस्य युग में। क्लियर है? ब्रोनाइजिंग पर स्टार लगा दीजिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। ब्रोनाइजिंग जैसा नाम लिखे उस पर स्टार लगा दीजिएगा। क्लियर है? क्या पूछेगा, हर क्वेश्चन आपका स्टार लगा रहेगा। उतना मेकअप कर रख लिए, जिंदगी पार है आपका। क्लियर है? बराबर कांस्य युग इनको क्या चीज के नाम से भी जानते हैं? सिंधु घाटी। बराबर लिख दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता। इससे क्वेश्चन रहना ही रहना है। सिंधु घाटी एकदम मजबूत रखिए, मजबूत कर देंगे आपको, टेंशन फ्री रहिए। सिंधु घाटी सभ्यता, उस पर भी स्टार मारिए। सिंधु घाटी पर क्वेश्चन ये पूछ देगा, कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? नाम दे देगा पाषाण काल, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और कुछ भी लिख सकता है, बन जाएगा। या उल्टा क्वेश्चन लिख देगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु का सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे? किसका? का कांसा। क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन? उसके बाद नीचे उतरिए, चौथा अगला लिखेगा, चौथा हो या पचमा जेमा हो, उससे आप टेंशन न ले। जल्दी करिएगा। लौह युग या आयरन एज? लौह युग, कौन युग? लौह युग या आयरन एज। क्लियर है? या बराबर लिखिएगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता सब एक ही चीज है, खाली नाम देने का तरीका अलग अलग है। जैसे घर में एक बच्चा जन्म लेता है तो पापा कुछ नाम रख देते हैं, मम्मी कुछ नाम रख देते हैं, और कुछ बोलाइएगा तो वही आवेगा। और उसी इतिहास है, समझे? कुछ कुछ उसमें जो घटना हुई है उसी घटना के आधार पर इसको क्या किया गया है? नाम रख दिया गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। लौह युग के बाद, अब बोलिए, अपने बोलिए, लौह युग के बाद क्या होगा? महा। क्लियर है? स्टार लगा दीजिएगा लौह युग पर। क्वेश्चन बस इतने अभी पूछेगा। अभी आपका नॉलेज इतना ही रहना चाहिए कि वैदिक सभ्यता में किस धातु की खोज हुई थी। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु की खोज हुई थी? निम्न धातु को क्रमबद्ध सजाएं, तांबा, कांसा, और एक और चीज केमिस्ट्री के रूप में लिख लीजिएगा, कोष्ट में कहीं पड़ी। तांबा प्लस क्या चीज? बराबर कौची? कांसा। ऊपर लिख लीजिएगा, कब क्या दे दे कोई नहीं जानता है। तांबा प्लस क्या चीज?
कीना बराबर क्या चीज? क्लियर है? कोई तकलीफ? हाँ भी हाँ, जो चेक करना है करके ही एंट्री लेना, इससे मतलब ना। हाँ, क्लास ले रहे हैं, ड्रामा मत कर। ठीक है? ये बात अगला डालिए, महाजनपद। महाजनपद, क्लियर? क्या महाजनपद? क्वेश्चन दागेगा, पोस्ट में डालिए 16 महाजनपद, स्टार लगा दीजिएगा 16 पर। बाकी डिटेल में पढ़िएगा तो हम बतेबे करेंगे। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की क्या है? चर्चा। क्लियर है? तो महाजनपद, और महाजनपद में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन होगा? तो जा लिखेगा वही टाइम में मगध का वंश, ओकरे में महाजनपद में आगे बढ़ के मगध के वंशज, मगध के क्या चीज? वंशज। के वंशज आएगा? बोलिए, अब आपको बोलना है, मेरा नहीं बोलना है। के वंशज? कौन कौन? बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, और कौन वंश? क्लियर है? दे देगा आपको, ऐसे देगा तो क्या देगा जो भी बता देते हैं, अगर क्या लक्षण है लिख देगा। निम्न में से कौन सत्य है? ऑप्शन पहला लिख देगा शिशुनाग, ऐसे चिन्ह लगा देगा, फिर लिख देगा नंद, फिर ऐसे चिन्ह लगा देगा, फिर लिख देगा आपको हर्यक, और ऐसे चिन्ह लगा देगा, फिर आपको लिख देगा बृहद्रथ वंश। समझ रहे हैं? तो क्रमबद्ध में लिखना पड़ेगा, पहले बृहद्रथ, ऐसी 4 ऑप्शन बना देगा और उसमें से आपको चुनने के लिए दे देगा। क्लियर है? तो ऐसी बनाना पड़ेगा, बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। भुतला भी जाइएगा तो कोड बता दिए हैं, वही हसीना। कौन हसीना? क्लियर है? तो मगध के वंशज में कोड डाल लीजिएगा वही हसीना, इस पर स्टार लगा दीजिएगा, बहुत देने की संभावना। वही हसीना। कौन हसीना? वही हसीना, वही से डालिए। कोड को सजा करके, ज्यादा उतना सजावट में मत लिखिए, जितना रफ लिखे उतना अच्छा है। वही हसीना। क्लियर है? तो वही से डालिए कौन वंश? बृहद्रथ वंश। ह से डालिए हर्यक वंश, और स से डालिए शिशुनाग वंश, और न से डालिए नंद वंश। कुछ लिख लीजिए ना, वहां राइटिंग चेक ना हो रहा है, माइनस प्लस नहीं हो रहा, वहां लिखल मिलेगा, टिक मारिए, कैसे आया उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर है? वहां चेकआउट कुछ नहीं है कि हमारा लिख के दिखाओ तो निमन बैठा हो कि ना बैठा। वहां 4 ऑप्शन है, या 5वां देता है, काज नहीं लत खोरहा का करता है। तो हाँ, वो हम जानते नहीं होकर रहीबे, हम जानते हैं शुरू से अजहावेगा, तो टेंशन नहीं लेना, कंसेप्ट पकड़े हुए तो आपको हिलने नहीं देगा, फिर रट के जाइएगा तो फंस जाइए। समझ रहे? देखिए क्या करता है, तो देखा परीक्षा के 1 महीना पहले वो बोलेगा कि हम ऐसे लेवल जा रहे हैं, कि ताकि आधा उझलाए रहे। ठीक है ना? अभी लक्षण 10 दिन में फिर 10 बात बोले, दिन रुक जाएगा फिर 10 बात निकाल, फिर 10 दिन रुकेगा फिर 10 बात, हमने उसी परेशान रहा। क्लियर है इतना तक? अब बताइएगा, ये इसी टाइम में एक और घटना हो रही है। कौन आक्रमण हो रहा है? क्लियर है? तो मगध के वंशज पर स्टार लगा दीजिएगा, वो जीएस पूछेगा। क्लियर है? अब उसी समय में लिखेगा नीचे विदेशी आक्रमण, वही सेक्शन में, कोई आगे सेक्शन नहीं बढ़ाना है, केमा सेक्शन की बात चल रहा है, 5वां। कौन आक्रमण? विदेशी आक्रमण। पहला विदेशी कौन?
ईरानी। फिर कौन आएगा? तो फर्स्ट में नाम डालिएगा ईरानी, ए करके ईरानी, स्टार जीएस, ए करके नाम डालिएगा ईरानी, और दूसरा नाम डालिएगा क्या चीज? ईरानी। क्लियर है? तो एक जीएस यहां से भी आपका पैदा हो रहा है। भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानी की यूनानी? और बाकी इसमें डीप पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम साइरस आया था, साइरस हार के गया था, तब दाराबाहु आया था, दाराबाहु सिंध के क्षेत्र को जीता, 360 टैलेंट सोना लेके यहां से जाता था। कौन? दाराबाहु प्रथम। बाद में उसका बेटा दाराबाहु द्वितीय बना, तो उधर से सिकंदर आया, वो डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा एक क्या हो गया? सिस्टम हो गया कि हमको ये चीज देखना है। क्लियर है? और इसी समय क्योंकि वैदिक सभ्यता ब्राह्मणों का सभ्यता थी, और ब्राह्मणों के सभ्यता होने के कारण वैदिक सभ्यता 600 बीसी में गिरती अवस्था में आ गई। क्यों? क्योंकि बलि पड़ने लगा जानवरों का। क्यों? क्योंकि कर्मकांड होने लगे ज्यादा। कर्मकांड का मतलब यज्ञ हवन जोक टोटमा आने लगा वैदिक सभ्यता में। जो आगे वैदिक सभ्यता देख रहे हैं, इतनी जोक टोटमा यज्ञ हवन होने लगा कि लोग यहाँ पागल हो गए। तो उसी समय वैदिक सभ्यता के बाद है महाजनपद। तो जिस समय महाजनपद चल रहा था उसी समय दो गो का जन्म होगा, एगो बौद्धा बौद्धि यानी बौद्ध धर्म, और एक जैन धर्म यानी कि बौद्ध धर्म आएगा। और कौन धर्म? तो बौद्ध धर्म भी चाहेगा कि मेरे और अनुयायी जुटे। किसका अनुयायी? ब्राह्मण धर्म का। शुरू में कौन धर्म है? ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म। वैदिक सभ्यता क्या है? ब्राह्मण धर्म या क्या चीज? सनातन धर्म। तो उसमें जोक टोटमा ज्यादा होने लगा, वो पढ़िएगा डिटेल में। ऋग्वेद आया, कहा कि तुमको पुत्र की प्राप्ति करना है, तो कहा कि सामने देख सूरज। समझ में आ रहा है? मेरा भाषा पर मत जाइएगा, जैसा पढ़ाने का मेरा लैंग्वेज वही है। तो सामने देख सूरज, समझ रहे हैं? तो कहा कि दिखाई तो दे थे, तो कहा कि सवेरे उठ के जल ढार, क्योंकि पेड़ देखे तो सूरज की ओर मुड़ जाए थे। उसी तरह से तू जल ढारो, तोरो पुत्र के क्या हो जाएगा? जल ढरवाया, कुछ मिला नहीं। जल ढारने से बेटा होता तो डेली जल ढालता तो डेली बेटा होता। होने के बात है अरे जी। तब एक वेद और दिया, ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद दिया, क्या चीज? साम वेद। कौन वेद? ये सब किस सभ्यता में है? वैदिक सभ्यता। समझ में आ रहा है? साम वेद दिया। साम वेद में कहा कि भगवान बहिरा हो गए, इस चलते झाल मंजीरा पीटो और मंत्र पढ़ो। गान बजान और मंत्र दोनों साथ में आ गया। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड हर कीर्तन। मार के ढोंग ढमाइले रहता है, हरे रामा हरे कृष्णा करना अलग चीज है, वो अलग चीज है, लेकिन जो इतिहास कहता है वो अलग चीज है। आपकी आस्था आप पूजिए, उससे हमको क्या लेना देना। आस्था बगैर बारे में लटकल है कोई, वो अलग चीज है। पागल बनल है तो वो अलग चीज है ना? हमारे यही भगवान थे, तब पूछ, है ना भाई? तो सामवेद आया। सामवेद में भी लोगों को कुछ मिला नहीं। पुत्र की प्राप्ति के लिए ढोल मजीरा पीटना शुरू कर दिया, कुछ मिला ही नहीं। तब कहा कि एक वेद और है जिसका नाम पड़ा यजुर्वेद। यज्ञ करो। कहा कि एकरा से कुछ होता, तो कहा कि देख यज्ञ से धुआं उठता। कहा कि हाँ तो उठते तो जरूर, तो ये जाएगा ऊपरे, तू यहां से बोलेगा, वो बात एकरा में घुसेगा, और वो धुआं लेके कहा जाएगा ऊपरे। ऊपरे भगवान हो तो मन्नत पूरा हो जाता। यज्ञ होना शुरू हो गया, और यज्ञ करने से यदि पशु की प्राप्ति हो जाए, यज्ञ करने से यदि बेटा की प्राप्ति हो जाए, तो यज्ञ तो दिन भर आदमी लगल रहेगा, है ना? स्वाभाविक है। यजुर्वेद भी फेल हो गया। तब कहा कि जो यज्ञ कर रहे हो उसमें जादू टोना लगा दिया है, टोटका लगा दिया है, कोई नजर लगा दिया है। तब एक वेद और दिया जिसका नाम पड़ा कौन वेद? अथर्ववेद, है ना? जैसे लड़की का ब्याह नहीं होता है तो कहता है कि जब 12 सोमवारी निकला शिव जी के पूजा कर, है ना जी? 16 है 28 है जो भी है, अरे ब्याह तो कहीं होने है, वो तो तय है। और नहीं होना है तो मायावती भी बने के रह सकते हैं, कौन दिक्कत है ना? तो वो निकालना शुरू कर दिया, जादू टोना शुरू हो गए। दशहरा में लोग क्या करने लगे? देवाल में 5 टीका लगाना शुरू कर दिया, है ना? और उसी जादू टोना में पशु का क्या करने लगा? बलि देने लगा कि जो 2 भैंस मार देंगे, 2 गाय मार देंगे, या प्रभु हमारे भैंस बच्चा दे दे, तो एक मुर्गी चढ़े वो। अरे बच्चा से मुर्गी का क्या कनेक्शन था, है ना जी? बच्चा दे रहा है कोई, मरा रहा है कोई। आस्था धीरे धीरे क्या हो रहा था? टूट रहा था। दैट इज कॉल्ड, हम लोग का धर्म है सनातन धर्म है। क्लियर है?
तो इसी आस्था को टूटते टूटते 600 बीसी आ गया, जिस जब तक महाजनपद आ चुके थे। कौन जनपद? इसी समय दो गो महापुरुष जन्म ले लिए। कहा कि इस सबसे मोक्ष नहीं मिलेगा, हम बोलेंगे जिससे मोक्ष मिलेगा। वही आया बौद्ध धर्म लेकर के चलाया, वही महावीरवा आया जैन धर्म लेके चलाया। तो दो धर्म इसी टाइम में क्या होने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा। तो ब्राह्मण धर्म को ऐसा लगेगा कि हमारा धर्म डूबता जा रहा है। कहा कि ठहर ठहर ठहर, उपाय करियो। कहा कि देख, देवों के देव महादेव मूर्ति बनाया। कहा कि देखे थे एक के तुरी निकल जेथुन, समझ में आ रहा है। तो उसने क्या किया, देवताओं का चित्र बना के धर्म को बांट दिया, समझ में आ रहा है। तो जो शिव के उपासक था, गांज भांजा मार करके डिश डाइट करने वाला था, उसको एक रूटीन में रख दिया, जाओ तू सैफ बन जाओ। क्लियर है। जो प्रेम प्यार में पागल था, उसको कृष्ण वाला धरा दिया डोरा। आगे धर, तोरा लगी यही लाइक हो, राधा कृष्ण करे तो रहना दिन भर। वो बन गया भागवत धर्म। कौन धर्म? और जो स्त्री सेवा कर रहा था पुरुष को, लक्ष्मी पैर पर थी, विष्णु आराम से बैठल थे। कहा कि उसको लगे एक धर्म आओ धरा दे, धर वैष्णव धर्म। समझ क्या गेम है ये, समझिए। दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री, समझ रहे। उसको धरा दिया क्या चीज, वैष्णव धर्म। क्लियर है। तो स्त्री भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। कहा कि सब तो मर्दा ने पूजा था, तो मर्दा औरत कहीं पूजे थे, है ना जी। तो कहा कि हमनियों के रूप हो ओकरो पूजो, हम लोग शक्ति के देवी हम ही लोग हैं, और हमारे पूजा ना हो तो फिर भी बेकारे है। तब उसने क्या किया कि दुर्गा का रूप रख दिया और काली का रूप रख दिया, शेर पर सवार होके आजा शेर हवा लिए रखा। प्रचंड रूप खनियो कि हम लोग शक्ति का क्या है, घोतक है। तो प्रचंड रूप में दुर्गा रखा, काली रखा, तो उसको नाम पड़ा शाक्त धर्म। कौन धर्म? शाक्त। शाक्त मतलब शक्ति। इस तरह से उधर बौद्धा अपन प्रचार कर दे कि हमार कोचिंग ठीक हवा, सीटेट हम तोरा पासे करा देबो। इधर जैना प्रचार करे थे कि हमार कोचिंग ठीक हवा, अब हम तोरा बीपीएससी क्लियर कर देबो। समझ में आ रहा है कंसेप्ट को, समझिए। इधर हिंदू धर्म में उधर सैफ बोल रहा है तो नहीं कुछ है, देवों के देव। तीसरा खोल ले लियो तो क्लियर कर दे वो पूरा। क्या कंसेप्ट है, लॉजिक समझिए, है ना। इधर प्रेम प्यार में पागल है तो कह रहा है कि दुनिया को जीतना है तो दिल खोल के जीतिए, ऐसे बरियारी जीतने से कुछ मिलने वाला थोड़े है। कृष्ण को मानने वाला कौन बन गया? भागवत। और इधर प्रेम प्यार को पारिवारिक रूप को देने वाला वैष्णव बन गया। और उधर नारियल के अपन रूप ले ले है, दुर्गा उर्गा का रूप लेके, काली उली चंडी उंडी का रूप लेके कह रहा है कि हमको भी पूज ही दो। तो उधर बन गया कोची सा। तो विभिन्न प्रकार के धर्म आ गया। इस चलते इस चैप्टर का नाम पड़ा धार्मिक आंदोलन। कौन आंदोलन? धार्मिक आंदोलन। हर धर्म अपना चाह रहा था कि मेरी ओर क्या हो, खिंचाव। किस टाइम में, जिस समय मगध में क्या चल रहा है, महाजनपद चल रहा है, मगध में वंश चल रहा है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये सब वंश चल रहे हैं। उसी समय क्या आएगा? धार्मिक आंदोलन आएगा। क्लियर है। समय का अभाव है, नहीं तो हम बहुत लंबा लेक्चर देते। ठीक है, बाकी इतना तक तो समझ में आ ही रहा होगा। और जा कोष्ट में लिख लीजिएगा नीचे लास्ट में एक और बिंदु, धार्मिक आंदोलन। उसी जगह पर धार्मिक आंदोलन में कोष्ट में लिख लीजिएगा बौद्ध धर्म। धार्मिक आंदोलन में कोष्ट में लिख लीजिएगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म। धार्मिक आंदोलन में कोष्ट में लिख लीजिएगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। बौद्ध से क्वेश्चन पूछेगा और जैन से पूछेगा, एकदम गारंटी, ध्यान रख। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शैव 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 माने शिव, शैव धर्म हो गया। बौद्ध, जैन, शैव, भागवत, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, और क्या चाहिए? शाक्त धर्म। शाक्त माने शक्ति। ये किसका था? महिला लोग का था, है ना। दुर्गा काली चंडी, ज्यादा खिसिया गया तो चंडी का रूप ले लेंगे, है ना। इधर विष्णुओं जी खिसियाले हैं, तो अपना अपना रूप था। दैट इज कॉल्ड कौन आंदोलन? धार्मिक आंदोलन। अब समझ में आ रहा है बात को?
तो समझ सकते हो कि कितना यह चिया हो चुका था। एक और धार्मिक आंदोलन, एक और विदेशी आक्रमण, और एक और सभी लोग क्या है, बटा हुआ है। समझ सकते हो कितना मतलब रोटेशन मतलब प्रभावित है, समझ रहे हैं। और उसी समय दक्षिण भारत में नीचे क्या है, दक्षिण भारत में उसी समय नीचे क्या है कि वो लोग भी अपना सिस्टम को नया सिरे से चालू कर रहे हैं। ये सब उत्तर भारत की कहानी, ये सब दक्षिण भारत में उतना भी प्रभाव में नहीं है, समझ रहे हैं। उसके बाद अगला सेक्शन डाल लीजिए, पांचवा ही सेक्शन था। पांचवा के बाद डालिए छठा। ये सब पांचवें में है बाबू, ये सब पांचवें में, यहां से पांचवा है। आप पढ़ रहे हैं तो आपको दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब हाथ पकड़ के बताना पड़ेगा। उसको भी काटिए 5। हाँ 5 पूरा महाजनपद से यहां तक हो गया, सब एक ही टाइम में हो रहा है, इतना लेक्चर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। छठा, उसके बाद अब कौन होगा, एकीकरण सत्ता होगी। और एकीकृत सत्ता किस वंश का होगा, मौर्य वंश का कि दूसर का। तो नीचे छठा में डाल लीजिएगा मौर्य वंश, छठा में डाल लीजिएगा कौन वंश, मौर्य वंश। चलिए आज का सेवा इतना ही। कितने बजे क्लास लगना चाहिए सुबह में, ये पहले बताइए, टाइम बोलिएगा, ताकि जो टाइम बोल दिया तो एकदम फिक्स रहेगा। 7:15, 7:15 के बाद आप अपना समझिएगा, छूटेगा या जो होगा, ठीक है। कल से आपकी क्लास लग जाएगी। यहाँ तक समझ में आया, 10-15 जीएस समझ में आ गया होगा। क्लास में है तो अपने आप जीएस बन जाएगा। क्लास छोड़िएगा, जितने छोड़िएगा उतने मजबूत होइएगा। क्लियर है। बाकी लैंग्वेज उंग्वेज के फेरा में मत रहिए, आपको शिक्षा लेना है। हाँ डेली क्लास है, क्लास मेरा डेली मिलेगा आपको। बहुत लंबा विषय लेंगे आपको। हाँ हाँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझ रहे हैं, और भी कुछ सेक्शन वैसा मिलेंगे, क्योंकि हम लोग तो खुद बीपीएससी का खुद अथी है। बाकी मैनेजमेंट तो बताएंगे ही।